और AK सिंह। और आज फिर हम अपने MLIS 01 का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, आज हम उसमें जानेंगे यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रणाली यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जाना था। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका निस्सेट था जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एक राष्ट्र की और कहीं ना कहीं अपने नेशनल यानी राष्ट्र के जो सूचना है यानी सूचना की जो प्रणाली है उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, उसका कहीं ना कहीं हमारे जो व्यक्तित्व है या फिर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्या योगदान रहा है, वो सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। और ये आज आपका लास्ट टॉपिक बचेगा यानी कि सारे इसके जो 4-5 टॉपिक है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको कवर करा दी जाएंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब आता है यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सूचना प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना प्रणाली जिसमें क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि सूचना को आपने यानी सूचना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, और हमारे विकास के लिए, आपके विकास के लिए, मेरे विकास के लिए कहीं ना कहीं सूचनाओं का, अगर हमें सूचना प्राप्त नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, हम एक तरह से जीरो हैं। क्या है, जीरो हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सूचना का भंडारण, सूचना का क्या नाम, एक केंद्रीकरण, सूचना का राष्ट्रीयकरण, सूचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। ठीक है भाई, आप यहाँ बैठे हो, मान के चलिए आप यूपी में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आप क्या है, आप अदर स्टेट में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो आप एक ही स्टेट से कहीं ना कहीं पूरे विश्व की जानकारी ले पा रहे हो, ले पा रहे हो कि नहीं। आप एक ही स्टेट से कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की जानकारी ले पा रहे हो, किसकी बदौलत, वो है सूचना। यानी कि सूचनाओं का जो प्रौद्योगिकी से मिलन हुआ है, सूचना की जो प्रणाली हुई है, सूचना का जो कहीं ना कहीं सिस्टम बना है, उसकी बदौलत हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को एक स्थान पर ही हम प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आती है यानी कि इसमें आपका जो कहीं ना कहीं यानी कि NIS है, NI यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों की बात आती है, निजी और सरकारी संस्थानों की बात आती है, और कहीं ना कहीं राष्ट्र में सुसंगठन, और कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं इस संगठन को यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को की प्रणाली में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी बात आती है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है निस्सेट। सबसे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म यानी कि जितने भी आपके हैं इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म बनती है। अब ये क्या है, यानी राष्ट्र के विकास में अनुसंधान की कहीं ना, ये अनुसंधान की भूमिका और अनुसंधान के सक्रिय और सफल बनाने में सूचनाओं सेवाओं का बहुत मुख्य योगदान रहा है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक क्षेत्रों में जो चीज़ें आई हैं वो आपको देखने के लिए मिली हैं। केंद्र की स्थापना के पश्चात 1971 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की गई, और इसको आकर्षण यानी कि आपको देखने के लिए मिला। फिर यानी कि यूनेस्को ने निस्डॉक को राष्ट्रीय सूचना प्रणाली यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रणाली NIS यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत स्थापित करते हुए परामर्श प्रदान करने का अनुरोध किया, और अक्टूबर 1971 में देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, आपके
और हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्रीय समिति है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उसका गठन किया और विज्ञान अनुसंधान का विकास करने के लिए इस योजनाओं को लेके चले गए। फिर इस समिति के अंतर्गत आपका आता है CSIR। CSIR जो कहीं ना कहीं आपके जितने भी साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट्स के CSIR नेट के नाम से आपने चीज़ देखी होगी, वही CSIR है जो प्रौद्योगिकी और राष्ट्र के कहीं ना कहीं विज्ञान के तौर पर आपको देखने को मिलता है। मार्च से अब यानी अप्रैल और मार्च में आपके 1972 में पीटर लॉज के राष्ट्रीय सूचना प्रणाली में सहयोग करते हुए भारत यानी कि भेजा गया और उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली में कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तैयार करी और उसको इस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आती है आगे इसकी कहानी यानी कि इसका स्थापना यानी कि ठीक है कि स्थापना का वही स्थापना यानी कि देश को राष्ट्रीय और यानी राष्ट्र के रूप में पंचवर्षीय योजना जो थी यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है कब आई 1974 से 1979 के बीच अंतर्गत आई और इसमें क्या हुआ 1975 के में स्थापना करी गई और कार्य को प्रारंभ करा गया। फिर 1977 में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आपका एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे हम क्या कहते हैं निस्सेट। ठीक है, निस्सेट कार्यक्रम की मुख्य चीज़ें आई और इसमें आपका जितने भी कहीं ना कहीं सूचना है साइंस रिलेटेड और आपकी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके जितने भी आपका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सर्विस है, न्यूक्लियर सर्विस है, वो आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिली। फिर आपको आता है उसके उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है। मैक्सिमम वैसे ही ज़्यादातर अगर ये पूछा जाता है तो घुमा फिरा के पूछा जाता है और देखने के लिए मिलेगा तो एक यानी कि छोटे क्वेश्चनों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि निस्सेट क्या है या फिर आपका डिसडॉक क्या है, इस तरह से मिलते हैं। फिर इसके उद्देश्य आते हैं यानी कि उपलब्ध सूचना सेवाओं को प्रणाली को उन्नत करना, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राष्ट्रीय सूचना का प्रावधान लाना यानी कि भावी आवश्यकताओं को पूरी करना, सूचना तकनीक और सुधार लाना, राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और संबंधित शिक्षा प्रणाली और शोध के रूप में विकास करना, सभी स्तरों पर सूचना सेवा के ये जो यंत्रीकरण है उसका विकास करना। तो ये आपके क्या है इसके अंदर उद्देश्य आ जाएंगे। फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा रीजनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर आपके मंडलीय यानी कि मंडलीय, क्षेत्रीय और कहीं ना कहीं स्थानीय यानी कि भाई आपका मंडलीय यानी कि मंडल के अंतर्गत है जिसे हम क्या कहते हैं मंडलीय सूचना केंद्र। मंडलीय सूचना केंद्र के अंतर्गत आपके कहीं ना कहीं जितनी भी सूचना को यानी कि मंडल सूचना केंद्र के अंतर्गत उच्च और राष्ट्रीय केंद्र और केंद्र और स्थानीय जो चीज़ें हैं उनकी सारी की सारी आ जाएंगी। फिर आ जाएगी रीजनल यानी कि रीजनल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि रीजनल क्षेत्रीय, रीजनल को क्या कहेंगे क्षेत्रीय सूचना के अंतर्गत जितनी भी आ जाएंगी वो सारे के सारे आपके यानी कि बड़े बड़े नगरों में और बड़े बड़े जो चीज़ें हैं जैसे आपका कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, इनके जो कार्यक्रम है और इनकी जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो जैसे रासायनिक जैविक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है लोकल यानी कि LIU लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट यानी कि स्थानीय सूचना प्रणाली। स्थानीय सूचना प्रणाली में जो कहीं ना कहीं जैसे आपका लोकल की कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की सूचना को लेके चला जाता है और इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड SDI सर्विस यूज़ होती है यानी कंप्यूटर बेस्ड आधारित चयनात्मक सूचना सेवा। क्या है चयनात्मक सूचना सेवा प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर मिलेगा, ऑनलाइन डाटा सेंटर मिलेगा, आपका नेशनल डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सेंटर के अंतर्गत आपका मिलेगा, फिर SDI आपको मिलेगा, ट्रांसलेशन सर्विस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए क्या है मिलती चल जाएगी। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है राष्ट्रीय
सूचना एवं प्रालेखन केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? इंसडॉक, निसडॉक, डिसडॉक, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपका ACR, ये ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत मिलेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है इंस्टॉक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंस्टॉक की फुल फॉर्म। भैया इंस्टॉक की फुल फॉर्म क्या है? इंस्डॉक, ठीक है, क्या है? यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, ये आपको मिलेगी। यानी भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रणाली पोषण केंद्र में कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक प्रलेख और सूचना सेवाओं के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसकी स्थापना 1952 में यूनेस्को के द्वारा सहयोग से करी गई। क्या करी गई? 1952 में यूनेस्को की प्रावधान से करी गई। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि आपका CSIR एक यानी कि संगठित रूप में आपको इसके रूप में देखने को मिलता है। फिर आता है 1963 में इंस्टॉक को एक स्वतंत्र, कब बताया गया? 19, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वतंत्र स्वरूप कब या स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी या फिर कार्य करने की स्वतंत्रता कब मिली? तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से 1963 में मिली। ठीक है, फिर आते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यानी कि उद्देश्य आपके आ जाएंगे इसके उद्देश्य है इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपयोगी सूचना और स्रोत को संग्रह करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कहीं ना कहीं उपयोगिता सूचना सेवा को उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध सूचना प्रणाली की सेवा को रूप में देखना, राष्ट्रीय समस्त प्रकाशित वैज्ञानिक जो प्रलेख हैं उनको देखना, सूचना और सेवा के क्षेत्र में उन्नति विकास करना, मानव विकास के रूप में आपको आगे बढ़ाना, प्रौद्योगिकी को एक क्षेत्र के रूप में लेके चलना, प्रौद्योगिकी का योगदान लेके चलना, वैज्ञानिक रूप को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप में समाहित करना। ठीक है, ये आपके सारे के सारे आपके आ जाएंगे। इसके अंतर्गत फिर आपके आ जाएंगे इसके क्रियाकलाप और सेवाएं। क्रियाकलाप क्या है भाई? क्रियाकलाप वही सारे के सारे जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने पढ़े हैं अभी तक। डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ट्रांसलेशन सर्विस आ जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्विस आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन रिलेटेड आ जाएगा, फिर आपका परामर्श आ जाएगा, ये सारे के सारे आपके नेशनल साइंस लाइब्रेरी आ जाएगा। फिर ये सारे के सारे क्या हैं आपके अंतर्गत चीज़ें आपको देखने में। देखो इसका सीधा सीधा फंडा है इस चैप्टर का। इसमें जो ऊपर एक बार आपने पढ़ लिया उसी से यानी 50% हर टॉपिक में वही लिखना है। ठीक है, कि भाई राष्ट्र का विकास कर रहा है, राष्ट्र की सूचना को लेके चल रहा है, ट्रांसलेशन से परामर्श दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, फिर आपका इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है, और कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन सर्विस आ गई, बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन सर्विस आ गई, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस आ गई। तो ये सारी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है NASSDOC। ठीक है, अब ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपकी कई बार पूछी गई है आपके नेट के एग्ज़ाम में, लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी। है क्या ये? तो आपको सबसे ज़्यादा कई बार गलत हो चुका है बच्चों का, तो इसलिए पहले इसकी इन्फॉर्मेशन। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन
सेंटर। ठीक है, ये क्या है? सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान और उच्च अध्ययन में सूचना प्रणाली सेवा का आयोजन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान यानी कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी कि आपका ICSSR यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रणाली यानी कि आपका निस्डॉग की स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। दोनों की फुल फॉर्म याद कर लेना। क्या बताई थी मैंने? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी जी? 1970 में। और इसकी स्थापना का सर्वप्रथम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के द्वारा 1952 में आयोजन और विचार का परामर्श करा गया था। कब करा गया था? इससे भी बहुत पहले। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं इसका 1967 में आरंभ हुआ और श्री गणेश यानी कि एक मिनट, इनका नाम था, याद नहीं आ रहा, गिरजारी कुछ नाम था इनका, ये था इनका गिरिराज था इनका नाम। ठीक है, मुझे भी कंफर्म नहीं था, गिरिराज कुमार है, याद कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए याद कर लेना, गिरिराज कुमार है उनका नाम। ठीक है, श्री गिरिराज द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन गतिविधियों का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1967 में। 1967 में। कुछ चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आनी है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के नेट में पूछा जा चुका है शायद से, पर लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में गिरिराज कुमार यानी कि गिरिराज का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निस्डॉग आपका आ जाएगा। निस्डॉग की क्या नाम स्थापना किसके बदौलत हुई? आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा हुई। कब? 1970 में। ये आपको पता चल गया। अब आते हैं जी उद्देश्य क्या है, और जो भी यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको क्या करना है, पेमेंट करके स्लिप व्हाट्सएप नंबर पर भेज देनी है। ठीक है, अब आते हैं उद्देश्य की बात। उद्देश्य क्या है इसकी? भाई हर चीज़ के उद्देश्य, ये क्या करता है? भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित शोध प्रबंधन का तथा भारतीय समस्याओं संबंधित जो विदेशी शोध है उनको ग्रंथों को संग्रह करने का काम करता है। सूचना या सामाजिक विज्ञान से संबंधित पत्रिकाओं को उपलब्ध कराता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के रूप में सूचना के जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराता है। जो कार्य है और लिपिबद्ध जो सेवाएं हैं उसको उपलब्ध कराता है। आवश्यकता अनुसार विशिष्ट ग्रंथों को सूचना के लेके चलता है। कार्य क्षेत्र में संबंधित और एकत्रित वित्तीय सहायता को आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है यानी कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में वित्तीय सहायता का यानी कि वित्तीय सहायता या सहयोग एक तरह से मान के चलिए उसके लिए आपको देखने के लिए मिलता है। जो अनुसंधान करता है और शोध करता है उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रारूप या फिर एक तरह से मदद करता है। ठीक है, ये सारे इसके कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाएंगी, उद्देश्य आ जाएंगे। फिर एक्टिविटीज़ में क्या है? ग्रंथालय सूचना यानी कि ग्रंथालय की जो सेवाएं हैं या सुविधाएं उनके लिए आपको देखने को मिलता है। शोध प्रबंधन को कहीं ना कहीं प्राप्त करने का काम करता है। फिर इंटर लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर के रूप में आपका किसका काम करता है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। इंटर लाइब्रेरी, यह आवश्यकता नहीं है, ये इसके क्रिया कलाप एवं सेवाएं। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर, ठीक है, उसके रूप में काम करता है। और इसकी स्थापना यानी इस जो आपका संसाधन केंद्र है उसकी स्थापना 1975 में थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से। ठीक है, याद कर लेना, JNU के जो सहयोग है उसमें 1975 में हुई थी। 1975 में इसकी चीज़ें हुई थी। इसमें समाचार पत्र, सामाजिक प्रकाशन,
शासनीय प्रतिबंध और कहीं न कहीं जो शोध की चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपका डॉक्यूमेंट प्रोग्राम्स आ जाएँगे सारे के सारे। फिर आपका क्या है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो कार्य हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट आ जाएगी, यूनियन कैटलॉग आ जाएँगे, यूनियन कैटलॉग ऑफ न्यूज़पेपर एंड इन दिल्ली लाइब्रेरी आ जाएँगी। आपको क्या है, महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी आ जाएँगी, ये सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। ISSR का आपको मैंने बता दिया, यानी कि ICSSR की फुल फॉर्म बता दी और उसके चीज़ें बता दी। ठीक है, ये आपको मैंने करवा दिया, ये आपको ऊपर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके क्या है, यानी कि इसका जो प्रकाशन सहायक है, यानी कि इसके असिस्टेंट पब्लिशर असिस्टेंट है, जैसे कि आपका इंडेक्सिंग इंडिया है, इंडेक्सिंग यानी इंडेक्स ऑफ कोलकाता रिव्यू है, इंडियन बिहेवियर सेंटर है, एब्स्ट्रैक्टिंग सेंटर है, ये आपके क्या है इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। फिर नेक्स्ट चलिए अब शुरू करते हैं, यानी कि डिस डॉग। ठीक है, तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बनती है सबसे पहले कि डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अब वही वाला प्रश्न आता है कि क्या लाइब्रेरी में होते हुए हमें इतनी सारी चीज़ें जाननी है, और ये किसके अंतर्गत, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रतिरक्षा अनुसंधान विकास की जो गतिविधियाँ थी जो को प्रारंभ हो गया, और उसके बाद 1958 में रक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस DRDO की स्थापना हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा एवं संबंधित वैज्ञानिक विधियों को लेके चलना और डिफेंस मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत विकास को करना था। ठीक है। अब यहाँ पर आते आते यानी कि 1967 के अंतर्गत 1967 के आसपास उसमें क्या करा गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्यूरो के अंतर्गत पुनर्गठन किया गया, और आपका यानी कि डिश डॉग का कहीं ना कहीं नामकरण करा गया, यानी कि डिश डॉग यानी कि प्रतिरक्षक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रणाली के अंतर्गत डिश डॉग नाम दिया गया, और इसको दायित्व दिया गया, यानी कि इसका दायित्व यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, यानी कि DRDO और डिश डॉग के अंतर्गत आपके सारे के सारे डिफेंस साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। 1970 के दशक में डिश डॉग को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित कर दिया गया। किसे कर दिया गया? 1970 के दशक में, यानी कि 1970 में कहीं ना कहीं डिश डॉग को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित कर दिया गया, और कहीं ना कहीं जो यानी कि प्रतिरक्षक और अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO को एक जो संस्था बनाया गया। क्या बना दिया? एक संस्था के रूप में बना दिया गया, और ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने लगा। ठीक है। अब डिश डॉग और यानी प्रतिरक्षक अनुसंधान यानी DRDO को एक केंद्रीय सूची एजेंसी और के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके कार्य और यानी कि कार्य और उद्देश्य सबको पता है। देखो, कार्य और रक्षा यानी कि उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, रक्षा विभाग के अंतर्गत और प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत हमारे देश को विकसित करने का यानी कार्य करता है। हमारे देश को एक तरह से सूचना के भंडारण जो है उनको विकास करने का काम करता है। प्रौद्योगिकी और कहीं ना कहीं डिफेंस में इसका विकास करने का काम करता है। ठीक है। सूचना प्रणाली को प्रतिरक्षक करने का, संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का काम इनका रहता है। अब यहाँ पर आती है ग्रंथालय। अब अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे कि DRDO की लाइब्रेरी यानी कि DRDO का जो लाइब्रेरी का है वो किसके अंतर्गत आएगी, आपसे कोई पूछने लगे तो आप क्या बताओगे? DRDO जो लाइब्रेरी यानी DRDO की जो लाइब्रेरी है वो स्पेशल लाइब्रेरी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सेवाएं अगर आपसे पूछने लगे तो सेवाएं क्या क्या है, इसकी लिटरेचर सर्चिंग है, यानी कि लिटरेचर सर्चिंग आपको सेवाएं मिलेंगी। अगर आपसे कोई ग्रंथालय पूछ लिया यानी ग्रंथालय के रूप में आपको है, तो यानी कि जो प्रालेख केंद्रीय ग्रंथालय, पुस्तकालय और अनुसंधान की जो पत्रिकाएं हैं, जो पेटेंट्स हैं,
जो साथ-साथ जो चीज़ें आ रही हैं वो आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। और कहीं न कहीं वैज्ञानिकों और अनुसंधानों के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्पेशल चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं मानक है। जैसे आप मान के चलिए मेडिकल्स की बुक है, ठीक है? मेडिकल साइंस की जितनी बुक है, उसमें क्या है कि ये टूल इसलिए यूज़ होता है, ये क्या है मशीन इसलिए। भाई जब पता होगा तभी, जब मेडिकल स्टूडेंट पढ़ेगा तभी तो उसका यूज़ कर पाएगा कि इतने मानक पे ये क्या है मशीन काम करेगी। मानक भी होंगे, स्टैंडर्ड भी होंगे। ऐसे ही डीआरडीओ में जैसे आपका क्या है, पॉइंट इतने-इतने पे की गणना पर ही ये क्या है, मिसाइल या फिर कोई भी जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। भाई ऐसे ही तो होता है, वैज्ञानिक किस तरह के मानक के अनुसार ही बनाते हैं, यानी कि ये मानक है। तो वो मानक कहाँ से मिलेंगे? वो उन्हें कहीं न कहीं जितनी भी लाइब्रेरी में, जितने भी शोध हुए हैं, जितने भी क्या है कार्य के, वो कहाँ में मिलेंगे? लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो ये कहीं न कहीं इस चक्कर में हमें इसका योगदान यानी कि आपका लाइब्रेरी का योगदान है। अब आते हैं सेवाएँ। सेवाएँ में क्या है, लिटरेचर सेवा हो गई, टेक्निकल यानी कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सर्विस हो गई, आपकी क्या है इंडेक्सिंग सर्विस हो गई, आपकी एक्सट्रैक्टिंग यानी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हो गई, ट्रांसलेशन सर्विस हो गई, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो गई, एचडीआई सर्विस हो गई, आपका ट्रांसलेशन बैंकिंग हो गई, यानी कि इंटर ट्रांसलेशन के रूप आ जाएगा। ट्रेनिंग का के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर के रूप में आपको देखने के लिए, रिपोर्टिंग सर्विस के रूप में आपको देखने के लिए, पुनर्गठन आ जाएगा, प्रकाशन आ जाएंगे, यानी कि वही सारे जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अब डीआरडीओ को कहीं न कहीं जब हमने प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया तो कहीं न कहीं हमें क्या मिला, एक डीआरडीओ यानी कंप्यूटरीकृत सेवा के रूप में मिला। अच्छा, डीआरडीओ यानी कि आपके डिशडॉक के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि ये लिख लीजिए डिशडॉक, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है शायद। डिशडॉक के जो कहीं न कहीं के द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशन के नाम लिखिए। सबसे पहला आपका आ जाता है डिफेंस साइंस जनरल। ये आपसे कोई पूछे जाए तो आप बता देना R&D बुलेटिन, R&D डिजिट्स, ठीक है। फिर और है एक DRDO न्यूज़ लेटर। अब एक बनता है डिशडॉग बुलेटिन, ये याद कर लेना। ये कहीं ना कहीं आपके नेट वेट के या एग्ज़ामों में कहीं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है, ठीक है। और इसकी जो कहीं ना कहीं जो उपलब्धता है उसके प्राइम यानी कि प्राइम 750 सिस्टम के माध्यम से डिशडॉग के वैज्ञानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका डाटाबेस का प्रारूप जो ऑनलाइन सर्चिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है वो है, लिख लीजिए प्राइम 750 सिस्टम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका सेकेंड चैप्टर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें सारी चीज़ें करवा दी हैं, सारी चीज़ें आपके जो इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी हैं। फिर आपका आता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन जो आपका नेट का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, यानी कि डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। ये आपको पता होना चाहिए क्या है भाई। ये क्या है, ABCD डाटा। फिर ABCD से आपने क्या बना दिया, नाम बना दिया, जैसे राम बना दिया तो क्या बन गया, डाटा के बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन। फिर अब राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है, आपको नॉलेज मिल गई। अब नॉलेज के बाद उस आपने बता दिया राम ये है और क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसकी दे दी तो विजडम बन गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं नेट में पढ़ना है, तो ये हम करेंगे, इसको नेट की क्लासेस भी जब होगी तब आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आज आपको मिल जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है, थर्ड चैप्टर यानी कि कल आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका है इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, यानी इन्फॉर्मेशन का नेचर जानना है, प्रोस्पेक्टिव जानना है एंड स्कोप जानना है, यानी कि प्रकृति गुण एवं क्षेत्र को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। और ये आपकी वीडियो हो गई समाप्त, यानी कि आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एमलीव स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें
कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी बनती है और आपका वीडियो का लंबे बनने का रीज़न ये है कि आपको ये भी बताना है कि आपका ये नेट में काम आएगा, ये यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि ये सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सीधी-सीधी मैं बात कहूँ कि सिलेबस आपने बीलीव में पढ़ा हुआ है, पर जो बीलीव में पढ़ा है, बीलीव से थोड़ा एडवांस क्या है, एमलीव में है, बस। और कोई इस चीज़ नहीं है, यानी कि आपने जो बीलीव में पढ़ा है, वही आपको एमलीव में पढ़ना है, बस एडवांस पढ़ना है। थोड़ा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को लेके चलना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेके चलना है। फिर आपका एक स्टैटिक्स एंड रिसर्च आ जाएगा। स्टैटिक्स और रिसर्च में थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, मेनली वो आपको वो कवर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका सारा कंप्लीट होगा, सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। बस आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा अपना नोट्स बनाते चलना है और अपने क्वेश्चनों को टाइम से लेके चलना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।